जाने भी है, तो मैं अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर करूंगी आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, वुमेन्स मोस्ट कॉमन एनिमी, एनीमिया। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, उसमें कंसेप्ट, प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, ये सब जो चीजें हैं ये हम 3 सेशंस में देखेंगे। जो पहला सेशन है उसमें हम देखेंगे एनीमिया क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है। दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि एनीमिया के सिम्टम्स क्या रहते हैं, और एनीमिया अगर लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो उसके क्या इफेक्ट्स बॉडी पे आते हैं, और रिस्क ग्रुप कौन सा है। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कॉमन प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स क्या है, यानी कि एनीमिया न हो इसलिए हम डाइट में या हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेशन, दैट इज व्हाट इज एनीमिया। नाउ ड्यूरिंग लॉकडाउन जो घर की जो वुमन है वो सुपर वुमन ही हो गई है। उनको बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, सबका ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा उसके खुद के जो वर्क कमिटमेंट्स है वो भी फुलफिल करने पड़ते हैं। और अभी मेड भी नहीं है तो वो भी काम आ गया, और होम स्कूलिंग भी शुरू है क्योंकि स्कूल बंद है। तो ये सब काम करते करते वो थक जाती है, और ऐसा 5-6 महीनों से चल रहा है, और आगे भी ये 5-6 महीने जाने की चांसेस बहुत है। तो इस सिचुएशन में जो वुमन है उसका क्या प्रोटेक्टिव शील्ड है, जैसे कि डॉक्टर पीपी किट डाल के काम करते हैं तो उनको कोरोना नहीं होता है, लेकिन वुमन हेल्थ का जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो उसका अच्छा हीमोग्लोबिन ये है। तो हीमोग्लोबिन की लेवल अच्छा होना टोटल हेल्थ के लिए भी, उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ये जो जिम्मेदारी सब पूरे परिवार की ले रही है उसको अच्छे से निभाने के लिए भी ये प्रोटेक्टिव शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, ये हम जो बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। अभी हम कोविड के सिचुएशन में सब लोग पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करने के बारे में जान गए हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा होना चाहिए, या हमें पता है कि 95 से ड्रॉप डाउन हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है, 98 बहुत अच्छा रहता है। तो ये ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन, ये सैचुरेशन, ये सब क्या है। तो हमको एक बेसिक नॉलेज रहता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं। उसमें जो रेड ब्लड सेल है उसमें का जो प्रोटीन है उसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। इसका काम क्या है, तो ऑक्सीजन कैरी करना ये हीमोग्लोबिन का काम है। पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की जो फ्रेंडशिप है वो ऑक्सीजन के साथ है। तो ये ऑक्सीजन कैसे मिलता है, जब हम अच्छी एयर इनहेल करते हैं तो लंग में ये ऑक्सीजन चला जाता है, और ये ऑक्सीजन जो ब्लड वेसल्स है उससे खून में, यानी कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन को चिपक जाता है, उसका बॉन्ड तैयार होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सेल कर देते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कॉन्जुगेट होता है, उसका बॉन्डिंग होता है, वो फिर हार्ट के तरफ जाके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में फैल जाता है। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हर एक टिश्यू को, हर एक जो हमारे सेल है, जो ऑर्गन है, लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, ब्रेन है, ये सभी को ऑक्सीजन देने का काम ये हीमोग्लोबिन करता है। अगर दूसरा पिक्चर आपने देखा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस कार में बैठे हैं। तो ये कार है, ये हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल बॉन्ड बना सकते हैं, और उसके वजह से ये जो गाड़ी है ऑक्सीजन लेके वो पूरे शरीर में घूमती है और हर एक सेल को ऑक्सीजन देने का काम करती है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन का काम। और ये जो हीमोग्लोबिन का काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम माइक्रो लेवल पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है लंग सेल में, फिर ये लंग सेल में जाने के बाद फिर हर एक टिश्यू को मिलता है, और वो टिश्यू अपना अपना काम ये इस ऑक्सीजन की वजह से ही करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले सैंपल है उसमें जो रेड ब्लड सेल है उसकी मात्रा कम है, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, और दूसरा जो सैंपल है उसमें पहले में ज्यादा है और दूसरे में कम है। तो ये जो पौधा दिख रहा है, हमें भी पता है कि अगर आप हमारे पौधे को वाटरिंग अच्छे से न कर पाए
तो धीरे धीरे उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाता है और एक 15-20 दिन के बाद उसका ड्राइंग स्टार्ट हो जाता है, वो टोटली ड्राई हो जाता है। तो वैसे ही हीमोग्लोबिन अगर ब्लड में कम है और ऐसी ही कंडीशन 5-6 साल रह गई या 2 साल से ज्यादा हो गई, तो धीरे धीरे जो ड्राई की प्रोसीजर पौधे में दिखाई देती है वैसे ही बॉडी के टिश्यू में दिखाई देती है, क्योंकि कम ऑक्सीजन की वजह से टिश्यू ऑर्गन उसका जो फंक्शनिंग है वो कम होने को स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर अभी तो आपको सबको पता है कि 40 एज के बाद हर एक साल अपना हीमोग्लोबिन लेवल या रूटीन चेकअप करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो हीमोग्लोबिन के लेवल आप जो देखते हैं उसमें 12 ग्राम पर डीएल ये फीमेल में नॉर्मल बताई जाती है, उससे कम रहेगा तो उसे हम लो बोल सकते हैं। और ये हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो बहुत काफी सारे परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, क्योंकि जो वुमन फिजियोलॉजी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी है, फिर बाद में प्रेगनेंसी कैरिंग स्टेज है, फिर पोस्टमार्टम पीरियड है, फिर मेनोपॉजल पीरियड है, उसमें हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि हमको फिगर क्यों देखनी चाहिए, तो फिगर देखने के बाद हमको उसकी एक्चुअल जो क्या बोल सकते हैं उसके धोखे क्या है या इतना उसका बर्डन कितना है ये हम देख सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स देखना। तो हम अगर आपको थोड़ा सा आप याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हम स्कूल में थे तब से ही आयरन के टैबलेट देना ग्रोइंग एज में ये कॉमन था। कभी कभी बार वो आयरन के टैबलेट्स ले जाते थे, कभी कभी बार फेंके जाते थे, लेकिन 50 सालों से इंडिया में नेशनल प्रोग्राम के थ्रू एनीमिया के लिए काम हो रहा है। वो प्रोग्राम्स रिवर्स हो रहे हैं और तभी भी इतना बर्डन आज भी दिखाई देता है। तो जस्ट हम लुक करेंगे इस नंबर्स के यहाँ 58.6% यानी कि ऑलमोस्ट 60% चिल्ड्रन में एनीमिया है, 53.2% नॉन प्रेग्नेंट वुमन में एनीमिया है और 50.49% प्रेग्नेंट वुमन में एनीमिया दिखाई देता है। ये 2016 के सब नंबर है। उसमें भी हम देख सकते हैं कि 40% वुमन में एनीमिया माइल्ड रहता है, उतने सारे सिम्टम्स नहीं रहते हैं, 12% में मॉडरेट और 1% में सीवियर हो जाता है। तो ये जो 40% वुमन है उनका जो डे टू डे एक्टिविटी है वो हैम्पर नहीं हो जाता है, थोड़ा रेस्ट किया तो उनको अच्छा लगता है या थोड़ा सा खाने पीने में चेंज किया तो अच्छा लगता है। तो ये जो 40% वुमन है वो एक्चुअली अनडायग्नोस्ड रहता है और जैसे मैंने पहले बताया ये 2-3 साल वैसे ही रह गया, तो जो पौधे का हमने एग्जांपल देखा था वैसे जो इफेक्ट्स है वो टिश्यू के ऊपर आने के लिए स्टार्ट हो जाता है। फिर बाद में हम ये देखेंगे कि वुमन में एनीमिया का डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मेल में क्यों नहीं है, फीमेल में ही क्यों है। तो अगर आप देख सकते हो तो वुमन में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से आयरन की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो बढ़ जाती है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आयरन है जो डाइट में से आने वाला जो आयरन है वो आयरन हीमोग्लोबिन तैयार करने का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आयरन मिस हो रहा है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं बनेगा और उससे उसके हिसाब से आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेनार्के से स्टार्ट करके मेनोपॉज तक हर महीने को पीरियोडिक साइकिल आती रहती है, वहाँ ब्लड लॉस हो जाता है। तो ब्लड लॉस की वजह से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और आपका जो हीमोग्लोबिन की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। फिर प्रेगनेंसी में जैसे बच्चा कैरी करती है औरत, तो उसका हीमोग्लोबिन की जो रिक्वायरमेंट है वो डबल हो जाती है। फिर पोस्टपार्टम पीरियड डिलीवरी के बाद भी हेवी ब्लड लॉस होता है बहुत बार, तो हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन हो जाता है। मेनोपॉज तक जो हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं उसके वजह से उसका एब्जॉर्प्शन या डाइजेस्टिव रिलेटेड जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो जाता है, उसके वजह से भी डिमांड बढ़ती है। तो ये जो कुछ फेजेस है ये कुछ डिसीज नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, लेकिन ये जो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसमें हीमोग्लोबिन का बनना यानी कि आयरन का कंटेंट अच्छा रहना या डिमांड के वैसे सप्लाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत बार हीमोग्लोबिन की कमतरता
ऐसे कंटिन्यू नहीं, लेकिन फेज वाइज कि प्रेगनेंसी है तो कम हो गया, पोस्टपार्टम पीरियड में कम हो गया, या मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल बहुत बार यूटेराइन प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लीडिंग रहता है या ऊपर नीचे पीरियड्स में होते रहता है तो हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन हो गया। ये कंटिन्यूअसली दिखने वाली चीजें बहुत ज्यादा महिलाओं में होती है, इसलिए महिलाओं में एनीमिया डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैसेज भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके डाइट का ख्याल रखना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका जो क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि टोटल 4 फेजेस है। एक तो मेनार्के है या हम टीनेज गर्ल्स बोल सकते हैं उस समय पे, फिर बाद में प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी बाद 2 साल तक जब लैक्टेटिंग मदर रहती है तभी, और बाद में मेनोपॉज। इस 4 फेज में आयरन का, हीमोग्लोबिन का अच्छे से ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ तक हमने देखा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए। ये एक बात, ये एक बात हमने देखी। अब हम देखेंगे एनीमिया के सिम्टम्स क्या है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है और इसके रिस्क ग्रुप्स क्या क्या है। तो एनीमिया के जो सिम्टम्स है उससे पहले हम देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से एनीमिया है। अब हमें सभी को पता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या आयरन कम होने से जो एनीमिया होता है वो सभी को पता रहता है। तो उसके अलावा और कौन कौन से एनीमियाज है ये हम देखेंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, प्लास्टिक एनीमिया, एनीमियाज एसोसिएटेड विद बोन मैरो डिसीजेस, हिमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे बहुत सारे टाइप्स एनीमिया के देखे जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलने वाला एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिसमें आयरन की कमतरता से हीमोग्लोबिन की कमतरता दिखाई देती है। फिर दूसरा जो उसके बाद आने वाला स्टैटिस्टिकली एनीमिया दिखाई देता है वो है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, और वेजिटेरियन लोगों में ये एनीमिया बहुत बार दिखाई देता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि B12 डेफिशिएंसी एनीमिया या B9 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के वजह से होने वाला एनीमिया। तो उसमें क्या दिखाई देता है कि 40 के उम्र के आसपास इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, और ये इंजेक्शंस लगवाने के बाद थोड़े दिन तक वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं, फिर बाद में वो ईयरली रिपीट करना पड़ता है, 2 ईयर के बाद फिर से रिपीट करना पड़ता है, ऐसे देखा जाता है। फिर जो एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो जो कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस है या थायराइड के प्रॉब्लम्स है उसके वजह से आयरन का जो कंटेंट है, अगर आप अच्छा आयरन रिच डाइट ले भी रहे हो तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है। जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है अंदर का, उसके वजह से आयरन की लेवल यानी हीमोग्लोबिन की लेवल बिल्टअप नहीं होती है, और उसके वजह से हीमोग्लोबिन कम दिखाई देता है। तो इसमें बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीजेस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आमवात जिसे हम बोलते हैं, या फिर थायराइड के प्रॉब्लम्स रहते हैं, या फिर सीलियाक डिसीजेस जो इंटेस्टाइन में दिखाई देते हैं, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। फिर अप्लास्टिक एनीमिया एंड बोन मैरो रिलेटेड जो एनीमिया है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल अच्छे से नहीं बनते, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये सब कॉम्प्लिकेटेड एनीमियाज है और रेयर भी रहते हैं। देन हिमोलाइटिक एनीमियाज, जिसमें रेड ब्लड सेल बनते हैं लेकिन उनका बनने के बाद लाइसिस हो जाता है, वो टूट जाते हैं, तो ये एक टाइप का एनीमिया है। और सिकल सेल, जैसे हमने पहले देखा कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में वो शेप है ना वो ही बदल जाता है, और उसके वजह से लो ऑक्सीजन लो हीमोग्लोबिन ऐसा प्रेजेंटेशन केस में दिखाई देता है। तो ये तो हो गए एनीमिया के टाइप। जैसे मैंने पहले बताया कि एनीमिया जो है वो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो हर एक ऑर्गन को, टिश्यू को, सेल को नेसेसरी है। अगर वो कम हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका जो फंक्शनिंग है, हर एक ऑर्गन का जो फंक्शनिंग है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम एनीमिया के पेशेंट्स देखेंगे तो ये सबसे पहले दिखाई देता है कि जो कंजक्टाइवल पाल्पेब्रा है, तो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा है, उसमें जो रेडिशनेस दिखता है वो रेडिशनेस कम हो जाता है, वहां पे पूरा पेल या येलोइश आईज दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो स्किन है, स्किन पेल हो जाती है। एक्सट्रीमिटीज हमेशा कोल्ड रहते हैं ऐसे पेशेंट की। फिर रेस्पिरेटरी में हम देखेंगे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, यानी कि बहुत सांस फूलती है थोड़ा भी काम किया तो।
मस्कुलर वीकनेस, ये पर्टिकुलरली अगर कोई ऑक्यूपेशनल काम है, पर्टिकुलर ग्रुप के मसल्स यूज करने रहते हैं, तो उसमें वीकनेस या पेन दिखाई देता है। अदरवाइज काफ रीजन में पेन, क्रैम्प्स, ये कॉमन सिम्टम्स हमें एनीमिया में दिखाई देते हैं। फिर इंटेस्टिनल, जब बहुत साल से एनीमिया है तो स्टूल कलर चेंज होना ये कॉमन बात है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन रिलेटेड जो सिम्टम है उसमें हम देख सकते हैं कि फटीक रहता है बहुत सारा, फेंटिंग रहता है और हमेशा सुस्ती रहती है, ऐसा सिम्टम दिखाई देते हैं। ब्लड वेसल में पेशेंट का प्रेशर लो रहता है। हार्ट में देखेंगे तो पाल्पिटेशन बहुत रहता है, यानी कि धड़धड़ बहुत रहती है उनको, थोड़ा कुछ काम किया तो खुद का हार्ट रेट उन्हें महसूस हो सकता है, रैपिड हार्ट रेट रहता है। और यहाँ पे स्प्लीन एनलार्जमेंट दिखाई देती है। और ये जो रेड में दिखाई दे रहा है वो सीवियर एनीमिया के सिम्टम है, जिसमें फेंटिंग है, चेस्ट पेन है और अंजाइना, हार्ट अटैक तक सीवियरिटी रह सकती है। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि इग्नोर मत करो, क्योंकि आगे जाके पेशेंट हार्ट अटैक तक कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले से ही हीमोग्लोबिन का ख्याल रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अभी सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स है उसके बारे में बताऊंगी। बहुत बार बुजुर्ग आते हैं पेशेंट और वो बोलते हैं कि कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता है और कुछ याद नहीं रहता है, किसी ने कुछ पूछा तो बताने को झट से नहीं आता है और कभी कभी बैलेंस जाता है, ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि फास्टिंग की हिस्ट्री बहुत मिलती है कि कंटिन्यूअसली 15-20 साल तक हफ्ते में 2 बार फास्टिंग रहता है, गुरुवार है, सोमवार है, फास्टिंग है। फिर कुछ और जो हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली में सब फैमिली को सर्व करने का और लास्ट में जो बच्चा कुचा खाना है वो खुद खाने का। तो ऐसे कुछ रॉन्ग मेथड से, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म से अगर हीमोग्लोबिन कम रह गया है तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेन है उसको भी ऑक्सीजन कम हो जाता है, हाइपोक्सिया बोलते हैं हम उसे। और उसकी वजह से बहुत बार नर्वस सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स लेके बुजुर्ग अबव 65 एज के पेशेंट्स आते हैं कि मेमोरी नहीं अच्छी, याद नहीं आता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स लेके आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन अनट्रीटेड, लो हीमोग्लोबिन अनट्रीटेड ज्यादा टाइम तक रहना नहीं चाहिए। फिर ओवरऑल जब फीमेल्स आती है तो ये कॉमन सिम्टम्स रहते हैं कि पेल हो गई है स्किन, कुछ ग्लो नहीं रह गया है या ड्राई स्किन बहुत हो रही है, नेल चेंजेस, टूटते हैं नाखून इजीली और हेयर लॉस जाता है। बहुत बार हेयर लॉस के पेशेंट में एनीमिया सिम्टम्स रहता है और ऊपर से आप हेयर के बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लेते हैं लेकिन कुछ भी उसमें फायदा नहीं होता है। फिर वीकनेस, फटीग, सोते रहो दिन भर या कुछ काम करने के लिए इच्छा नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती है। क्रैक लिप्स, ये भी सिम्टम्स कॉमनली दिखाई देता है। जो वर्किंग वुमन है उसमें सबसे ज्यादा जो कुछ कंप्लेन हम नोट करते हैं वो ड्राई स्किन, हेयर और फटीग रिलेटेड रहती है। अदरवाइज बाकी सब जो सिम्टम्स है वो कभी अप डाउन हो जाती है तो वो ज्यादा कहीं नहीं जाती है, लेकिन ड्राई स्किन, हेयर लॉस और जो फटीग है वो कंपलसरी दिखाई देता है। फिर बाद में हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि अनट्रीटेड एनीमिया रह गया 6 महीने, साल भर, 2 साल तक, तो उसके जो टोटल सिम्टम्स है वो हर एक सिस्टम के ऊपर रहते हैं, कौन सी भी सिस्टम नहीं बचती है। क्योंकि क्या है, पहले ही हमने देखा कि ऑक्सीजन टोटली सप्लाई करना हीमोग्लोबिन का काम है। तो ये हीमोग्लोबिन का काम अच्छे से नहीं हो गया तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो स्किन, मसल, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्ट, सबके ऊपर उसका इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें का जो कुछ इफेक्ट है लॉन्ग टर्म एनीमिया के वजह से होने वाला, वो बहुत बार इरिवर्सिबल हो जाता है। लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं, जो मैंने ओल्ड सीनियर सिटीजन की केस बताई वैसे। वो हम प्रोग्रेशन जो है वो कम कर रिवर्स नहीं कर सकते, सिर्फ वो हम वैसा का वैसा रख सकते हैं, उसके अलावा वो हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा टाइम तक ये अनट्रीटेड नहीं रहना चाहिए। अब हम इसके कॉजेस देखेंगे कि क्यों होता है। हम तो इतना अलर्ट रहते हैं, न्यूरोबियन फोर्टे की एडवर्टाइज आती है, आयरन सप्लीमेंट की भी एडवर्टाइज होती है, हम तो ऐसे ही आजकल इतने कॉन्शियस पेरेंट्स हो गए कि हम सब कैलकुलेट करके हमारे बच्चों को देते हैं, खुद खाते हैं
फिर भी एनीमिया क्यों हो जाता है? और 50% यानी कि 2 में से 1 हर एक औरत को एनीमिया है, तो ये क्यों है? क्या उसमें लैगिंग रह जाती है, ये हम देखेंगे। तो सप्लाई, डिमांड और लॉस, इन 3 चेन से एनीमिया का कॉज हम देखेंगे। जो मैंने बताया कि सप्लाई ही कम है, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, यानी कि आयरन की कमतरता है, आपके डाइट में आयरन की कमतरता है। एक पॉवर्टी का एक उसमें ये है कि नहीं मिलता है खाना, और उसके ऊपर नेशनल प्रोग्राम्स थ्रू बहुत सारा काम हो रहा है, एनजीओज भी काम कर रहे हैं। देन डाइट में ऐसा हमें घर में रहता है कि स्पिनाच में बहुत सारा आयरन है, लेकिन वो एक जुड़ी जो स्पिनाच रहता है वो 5-6 लोगों में सर्व होता है, तो हर एक को मिलता कितना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी क्वांटिटी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो सप्लाई कम हो जाता है आयरन का, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। देन मैल एब्जॉर्प्शन, ये हम इंट्रिंसिक फैक्टर में देखने वाले हैं कि आयरन की मात्रा, क्वांटिटी रहती है अच्छी, लेकिन एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। जो अंदर के कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हीमोग्लोबिन, आयरन का कन्वर्जन हीमोग्लोबिन में होने के लिए है, बीच में आते हैं, तो ये हम आगे जाके डिस्कस करने वाले। फिर फिजियोलॉजिकल डिमांड, हमने जैसे बोला कि 4 फेजेस है वुमन में, जिस जिस टाइम पर फिजियोलॉजिकल नीड ही बढ़ जाती है, तो बढ़ी हुई नीड के हिसाब से आयरन नहीं मिलता है। तो कब? तो प्रेगनेंसी है, टीनेजर गर्ल्स है, इसकी वजह से जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, लेकिन उतना सप्लाई नहीं होता है। हुकवर्म का इन्फेक्शन रहता है बहुत बार, डीवर्मिंग करना बहुत नेसेसरी है, मैंने पहले भी लेक्चर में ये बताया था। तो वो उसके वजह से जो कुछ खाना जाता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, अच्छे पैरामीटर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वो भी एक चीज है। और लॉस, डायरेक्टली जब ब्लड लॉस होता है, जैसे कि डिलीवरी के बाद है, या फिर पाइल्स के पेशेंट्स रहते हैं, या कुछ माइक्रो लेवल पे ब्लड लाइसिस होता है, हिमोलाइटिक एनीमिया से बोलते हैं, तो उसमें डायरेक्टली जो लॉस होता है उतना सप्लाई नहीं रहता है। तो सप्लाई, डिमांड और लॉस, ये 3 वजह से एनीमिया के कॉजेस को हम डिवाइड कर सकते हैं, और हमें डायग्नोसिस के लिए वो इजी जाता है। तो इन शॉर्ट हम कैसे सम अप कर सकते हैं इसको, कि जो इंक्रीज आयरन लॉस कब होता है? तो डायरेक्टली जब ब्लीडिंग होता है, या फिर कुछ ड्रग्स चालू है एस्पिरिन की तरह, ब्लड थिनर्स, तो उसमें होता है। फिर आयरन रिक्वायरमेंट कब बढ़ती है? तो 0 to 5 ग्रोइंग एज है, फिर टीनेजर गर्ल्स है उसमें, देन प्रेगनेंसी में, एंड मेनोपॉज के अराउंड, पेरी मेनोपॉजल एज में। और एब्जॉर्प्शन कब कम हो जाता है? तो एसिडिटी है, या इवन आप एसिडिटी की हर रोज गोली ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है। या टी कॉफी का एक्स्ट्रा कंजम्पशन, ये भी एक बहुत नोटेड रीजन है। तो बहुत बार ऐसे है कि काम करते टाइम पे टी कॉफी हर 2 घंटे में पीने की आदत रहती है, तो ये गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ाती है और एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। तो अच्छा आपने डाइट लिया आयरन रिच, तो भी जो आयरन की ये रहती है, हीमोग्लोबिन बनने की क्वांटिटी वो अच्छी नहीं रहती है। बहुत बार वेजिटेरियंस लोगों में B12 भी 9 की डेफिशिएंसी दिखाई देती है, क्योंकि उतना इंटेक या सोर्सेस ही नहीं रहते हैं। और और कोई सिलियक डिसीजेस है, उसमें भी ऐसा दिखाई देता है कि माल एब्जॉर्प्शन है, अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है। फिर आगे जाके हम देखेंगे स्टैटिस्टिकली, तो ये जस्ट हम रीड करेंगे। प्रेगनेंसी में एक मिनट, हेलो डॉक्टर शीतल। ओके, थैंक यू। प्रेगनेंसी में जो है एनीमिया का परसेंटेज वो 42% तक है, और ये जो नोट करने वाली चीज है कि 22% जो एनीमिया दिखाई देता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजीज की वजह से है, और इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। और 15% न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बाकी तो सब ठीक ठाक है, वो हम मैनेज कर सकते हैं। सी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो हीमोग्लोबिन कम है या एनीमिया है, वो हम सप्लीमेंट से करेक्ट करते हैं, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और न्यूट्रिशनल इनएडेक्वेसी में हम बहुत सारा मिस कर जाते हैं, और ट्रीटमेंट रॉन्ग दी जाती है। तो रिस्क ग्रुप हमने देखे, अभी प्रेगनेंसी है, पोस्टपार्टम पीरियड है, यूटेराइन प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग है,
उसकी वजह से थायराइड, क्रोनिक डिसीजेस, लाइफस्टाइल डिसीजेस, इस सब की वजह से बहुत बार आयरन की क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई और जो लॉस है उसका सब चेन बिगड़ जाता है और उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया दिखाई देता है। तो हम अब जाएंगे कॉजेस इन डिटेल, डाइटरी कॉजेस क्या है और लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेस क्या है। तो इनअप्रोप्रिएट डाइट, जैसे मैंने बताया कि आयरन की क्वांटिटी कम है डाइट में, तो बहुत बार ये प्रॉब्लम आता है। तो इसमें क्या दिखाई देता है कि क्वांटिटी कम है, फिर प्रोसेसिंग गलत है, टाइमिंग गलत है। बहुत बार नाइट शिफ्ट करने वाले जो रहते हैं उनमें बहुत बार सब जो मेटाबॉलिक साइकिल है बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाती है, खाने का टाइमिंग, नाश्ते का टाइमिंग, ये सब बदल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डाइजेस्टिव जो कुछ एंजाइम्स रहते हैं उसका सब मेटाबॉलिज्म गलत होने की वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को डेली सॉल्टी या सोर फूड आइटम खाने की आदत रहती है, पिकल चाहिए, उसके सिवा खाना नहीं होता है, या कंपलसरी कर्ड चाहिए खाने में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। स्पाइसी फूड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, बहुत बार उससे एसिडिटी बढ़ जाती है। फिर हार्ड ड्रिंक्स, जैसे मैंने बोला कॉफी और टी, उसका भी अगर आप एक्सेस कंजम्पशन कर रहे हो, बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि मग भर के पूरी कॉफी 2 ही बार पी जाती है, लेकिन वो काफी रहती है एसिडिटी बढ़ाने के लिए और उससे एब्जॉर्प्शन कम होता है। फिर फर्मेंटेड बेकरी प्रोडक्ट्स इन एक्सेस, आई एम टेलिंग that in excess it causes acidity due to which iron absorption decreases. Now lifestyle related क्या causes है, तो एक्सेस एक्सरसाइज, बहुत बार स्पोर्ट पर्सन में ये देखा जाता है कि डिमांड बढ़ जाता है एक्सेस एक्सरसाइज की वजह से, लेकिन उतना हीमोग्लोबिन या उतना आयरन की क्वांटिटी मिलती नहीं है। तो क्या हो जाता है कि हम देखते हैं कि डोपिंग करते हैं, डायरेक्टली ब्लड देते हैं सो दैट ऑक्सीजन, उनका जो सब काम है वो मसल और ग्रुप ऑफ मसल से होता है, कौन सा भी खेल खेलना है तो वहां पे क्या हो जाता है कि वो मसल का फंक्शन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन का फंक्शन कम है, इसीलिए सो दैट हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन रहता है। इसके वजह से वो कौन से भी खेल से पहले डोपिंग कर देते हैं, वो इलीगल है लीगल है उसमें बहुत सारा नहीं जाना है हमें। तो ये एक वजह है। फिर स्ट्रेस, मेंटल फटीग भी आपका एब्जॉर्प्शन, आपका डाइजेशन अफेक्ट करती है, उसके वजह से भी आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, नाउअडेज एसी में बैठ के 8-10 घंटे काम करना, उठना ही नहीं जगह से, या फिर छोटे बच्चों में दिखाई देता है कि वीडियो गेम्स है और ये सब। तो ये सब जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी आयरन एब्सॉर्प्शन कम होता है। अभी हम देखेंगे ये डाइटरी कॉजेस हमने अभी देखे, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो स्किन है, आपके जो नेल्स है और आपकी जो टंग है, उससे हम आपके हेल्थ की जो क्वालिटी है वो डायग्नोज कर सकते हैं, या अपने जो हेल्थ की क्या बोलते हैं पैरामीटर से एक उसका जनरलाइज हमें अंदाज आ जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है, वहां पे जो फर्स्ट पिक्चर में ए फिगर है उसमें हम देख सकते हैं कि येलो नेल है, तो ये कॉमनली हमें हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज और उससे रिलेटेड एनीमिया में दिखाई देता है। दूसरा जो फिगर है बी, उसमें वर्टिकल लाइंस आप देख सकते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हमें दिखाई दे रहे हैं वो एजिंग और आयरन डेफिशिएंसी से दिखाई देते हैं। थर्ड में हमें ब्लैक वर्टिकल लाइंस दिखाई देते हैं, तो ये एनीमिया से रिलेटेड है। और जो एंडोकार्डाइटिस या कुछ हार्ट रिलेटेड या ब्लड वेसल रिलेटेड कोई आपका डिसीज रहेगा तो उसमें वो कॉमनली दिखाई देते हैं। देन पीटिंग ऑन नेल, खड्डे पड़ जाते हैं, वो सोराइसिस स्किन डिसीज में रहते हैं, वो एनीमिया से रिलेटेड नहीं है। देन आप देख सकते हैं कि ब्रिटल नेल्स रहते हैं, इजीली टूट जाते हैं, बैठे बैठे से टुकड़े किए और अनइवन इसमें टूट जाते हैं, तो ये कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी में दिखाई देता है। और जो लास्ट है वो है रिजेस दिखते हैं उसमें, हॉरिजॉन्टल है उसमें, तो वो जिंक या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से दिखाई देते हैं। तो ये जो है चीजें, आपके नेल है तो उसके तरफ ध्यान दीजिए, आपको पता लग सकता है कि क्या कंडीशन है। इतना तो डेफिनेटली पता लग सकता है कि हेल्दी है या अनहेल्दी है। दूसरा जो है वो है पाल्पेब्रल कंजेक्टिवा, जो डॉक्टर्स देखते हैं या आप खुद भी आईने में खड़े होके देख सकते हैं।
तो वो एनीमिया के जो हीमोग्लोबिन लेवल है उससे देखो आप, जो पहला है वो 7.3 है, उसके बाद में से सब 12 के ऊपर ही है। तो फर्स्ट वन इज येलोइश व्हाइटिश टोटली, उसके बाद सब रेडिश दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये थोड़ा डॉक्टर ज्यादा अच्छी तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं इससे ऊपर। थर्ड पिक्चर है वो पाम का है, ये आप जरूर घर पे कर सकते हो। ये देखो कंपेरेटिव एनीमिया एंड नॉन एनीमिक हैंड है, जो पूरा पिंकिश रेडिश है और फर्स्ट वाला पूरा व्हाइटिश है। तो ये ब्लड सप्लाई और एनीमिया का एक बहुत अच्छा पिक्चर है। तो अभी तक हमने ये एनीमिया के टाइप्स देखे, सिम्टम्स देखे। अब हम देखेंगे कि कौन से कंप्लेंट्स लेके पेशेंट आता है। तो आयरन डेफिशिएंसी में हमने देखा कि कॉमनली हेयर लॉस, ड्राई स्किन, फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, थक जाना, ये सब सिम्टम्स लेके पेशेंट आते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी जो एनीमिया रहता है कॉमनली B12 और B9, उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं, यानी कि नर्वनेस रहता है या टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, या बहुत बार पुअर कंसंट्रेशन या काम करते टाइम पे अच्छा ध्यान नहीं जुटा पाता हूँ, ऐसे कुछ सिम्टम्स लेके वुमन आती है। उसके बाद एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन है, उसको अदर डिसीजेस एसोसिएटेड रहते ही है, तो वो हम तो इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। बाद में के जो एनीमिया है वो अनकॉमन है वेरी, और उसका डिस्कशन हम अभी यहाँ पे उसके सिम्टम्स नहीं देखेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि सिम्टम्स क्या है, कहाँ पे आपको अलर्ट होना है। आप खुद देख सकते हो, आपके पाम, आपके नेल, आपका कंजेक्टिवा भी आप देख सकते हो। और जो कुछ सिम्टम्स है वो आपको कितने हैं, फ्रिक्वेंटली है क्या, कौन से एज ग्रुप में आप हो, और आपके आयरन नीड कितने हैं, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स क्या है एनीमिया के, या न हो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, और हो गया है तो हम डाइटरी चेंज क्या कर सकते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुर्वेदा ने उसमें उसके बारे में अलग क्या कहा है, या कुछ अलग चीज जो है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि ट्रेस द कॉज। पहले भी हमने देखा है कि जब आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के यहाँ पे जाते हो तो जो कॉज रहते हैं उसका वो थोरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपके खाने के पैटर्न क्या है, क्वांटिटी क्या रहती है, इसके बारे में पूरा वो हिस्ट्री लेते हैं। तो उसमें से आपको उनका यही उद्देश्य रहता है कि कॉज मिल जाए। अगर आपने कॉज ट्रीट किया तो ही आपको 100% रिजल्ट्स मिलने वाले। तो ट्रेसिंग द कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन होलिस्टिक केयर, पूरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन के टैबलेट लिख दी, या B12 B9 है तो फॉलिक एसिड लिख दिया, ऐसा नहीं रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किडनी के पेशेंट्स रहते हैं, यानी कि 10-15 साल का डायबिटीज या हाइपरटेंशन रहता है, उसके वजह से किडनी के फंक्शनिंग कम होता दिखाई देता है, जिसको हम क्रोनिक रीनल डिसीजेस बोलते हैं। तो उसमें जो किडनी का फंक्शनिंग कम होता है उसके वजह से किडनी एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक प्रोटीन बनाती है जो हीमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट है बनने के लिए। तो वही बनता नहीं है, उसके वजह से किडनी या डायबिटिक पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम दिखाई देता है, वो बहुत जनरल दिखाई देता है। वहां पे आयरन का सप्लीमेंट देके हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे जो होलिस्टिक केयर मैंने बताया कि कुछ जो मेडिसिन है या कुछ पंचकर्म हम करते हैं, उससे वो फंक्शनिंग इंप्रूव होने में मदद होती है, और उसके वजह से वो किडनी का फंक्शनिंग या डायबिटीज की जो कुछ पैथोलॉजी है वो कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा होता दिखाई देता है। तो होलिस्टिक केयर यानी कि जो कॉज है, रूट कॉज है, उसको ही ट्रीटमेंट दी जाती है, ना कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। टोटल क्योर, अगर मेडिसिन लिया, बहुत बार ऐसा होता है कि आयरन की टैबलेट्स सप्लीमेंट्स आपने लिए तो फिर 6-7 महीने के बाद हीमोग्लोबिन वैसे ही ड्रॉप डाउन दिखाई देता है, अगर सीवियर एनीमिया है या कुछ मॉडरेट भी है तो ऐसा दिखाई देता है। या B12 का तो कॉमनली दिखाई देता है कि इंजेक्शन लगवाए 1 साल के लिए अच्छा था, फिर बाद में वो फिर से रिपीट करना पड़ता है। तो इस बारे में मैं बताऊंगी कि जो टोटल क्योर है उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन देने के बाद, उसका कोर्स हो जाने के बाद डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शंस करके दिए जाते हैं, उसके वजह से आप मेंटेन कर सकते हो जो कुछ आपका लेवल है वो अच्छा लेवल आ जाने के बाद। तो ये टोटल क्योर आयुर्वेदा के हिसाब से होता है, और स्टेज वाइज केयर दी है, जैसे मैंने बताया कि फेजेस है डिफरेंट, कोई डिसीज नहीं है लेकिन फिजियोलॉजिकल चेंजेस है,
वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि टीन एज है, मेनार्के है, फिर मेनोपॉज है, और बीच में प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर, पोस्टपार्टम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेकन केयर. सो उस टाइम पे क्या स्पेशल डाइट रहना चाहिए, उसका टोटल आयुर्वेदा में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. तो हम आगे देखेंगे कि क्या स्टेप्स है हमारे. तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, किस वजह से वो प्रॉब्लम आपके यहाँ पे है. जैसे मैंने पहले बोला कि डिमांड सप्लाई और इसका जो कुछ रेशो है उसका कहाँ पे इम्बैलेंस हो गया है, वो आपको देखना है. फिर कॉज क्या है, जैसे मैंने बोला कि डायटरी कॉज बहुत रहते हैं. डेली पिकल लेना या डेली कर्ड लेना, बहुत बार हॉस्टेलाइट्स रहते हैं, वो खाना अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए वो अमूल का छोटा सा कर्ड का पैकेट आता है, उसके साथ चीनी मिला के खा लेते हैं रोटी उसके साथ. तो ये बहुत सारे कॉजेस रहते हैं, वो करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन रिमूव द कॉज एंड मॉडिफाई योर डाइट एंड लाइफस्टाइल. तो है वैसे में डाइट मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम. जैसे मैंने बोला कि अभी हॉस्टेलाइट है या मार्केटिंग के लोग रहते हैं, उनको घूमना पड़ता है. अगर कुछ वुमन ऐसे रहते हैं कि टेम्पररी बेसिस पे फॉरेन की ट्रिप 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो वहाँ का लाइफस्टाइल उनको नहीं सूट होता है. तो ऐसे में भी हम कुछ ना कुछ तरकीबें निकाल के डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके जो अच्छा एब्जॉर्प्शन, अच्छा आयरन रिच फूड या कुछ विटामिन रिच फूड है वो ये कर सकते हैं. और आयुर्वेदिक प्रिवेंटिव वेज, ये स्टेप्स है. तो पहले जैसे बताया कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इज फर्स्ट स्टेप. आयरन डेफिशिएंसी है या कुछ विटामिन अदर B12 जैसी डेफिशिएंसी है. आयुर्वेद के हिसाब से वातज है, पित्तज है, कफज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कॉज क्या है, कि सप्लाई कम है या फिजियोलॉजिकली डिमांड बढ़ गई है या कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर है जैसे कि एसिडिटी है या कुछ सिलियाक डिसीजेस है या और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो रहा है, वर्म्स है. तो ये भी एक सेकंड डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अदर कुछ जो प्रॉब्लम्स है जैसे डायबिटीज है जिसमें मेटाबॉलिज्म कम ही हो जाता है, टोटल उनका डाइजेशन ही वीक हो जाता है, या थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है उसमें भी, तो उसका मेटाबॉलिज्म वीक है तो एब्जॉर्प्शन वीक है, तो डेफिनेटली आयरन रिच फूड लेके भी हीमोग्लोबिन बिल्टअप नहीं होता है. और थर्ड इज जैसे मैंने बोला लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन एंड आयुर्वेदिक केयर. तो अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, और ये तो बहुत ही अजब है, ये तो सबको रहता है प्रॉब्लम्स, लेकिन हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. तो हमारे जो खाने के पैटर्न्स है वो अच्छे हो और उसके टाइमिंग अगर अच्छे से रहेंगे तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर ज्यादा, एसिडिटी वाला जो फर्स्ट फैक्टर है वो ज्यादा सताता नहीं है. तो फर्स्ट एसिडिटी है, रिकरेंट एसिडिटी है, तो सिंपल हम आंवला का चूर्ण और ये सब लेके वो कम कर सकते हैं. पेप्टिक डिओडिनल अल्सर्स रहते हैं तो उसके भी कॉज ट्रीट करके हम वो फैक्टर कम कर सकते हैं. बहुत बार सीलियाक डिसीजेस में क्या होता है कि एलर्जीज रहते हैं ग्लूटेन वाले सब्सटेंस की, या पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंस खा लिया तो पेट पूरा फूल जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, लूज मोशंस होते हैं. तो ये फूड एलर्जीज की जहाँ पे हिस्ट्री रहती है वहां पे भी एब्जॉर्प्शन कम दिखाई देता है, तो ये भी हम करेक्ट कर सकते हैं. क्रॉनिक डिसीजेस का मैंने जैसे बताया कि डायबिटीज का जो इम्पैक्ट है या सब जो ये है उसके वजह से एब्जॉर्प्शन वीक हो जाता है, तो ये भी एक हम करेक्ट करके हीमोग्लोबिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं. ये कुछ फैक्टर्स है जो हीमोग्लोबिन कन्वर्जन में रोल करते हैं या कन्वर्जन में अफेक्ट करते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं. जो फर्स्ट फर्स्ट फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ आयरन रिच डाइट. जैसे मैंने पहले बताया कि क्वांटिटी एक स्पिनच की जुड़ी रहती है वो 6 लोगों में सर्व करना, या क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स जैसे हमने बताया कि क्वालिटी भी अच्छी चाहिए. फिर फूड प्रोसेसेस, ये इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ कि रॉन्ग फूड प्रोसेसेस की आजकल बहुत सारी फूड इंडस्ट्री उसके ऊपर बेस हो गई है. टेस्ट बर्ड स्टिम्युलेट करने के लिए या टेस्टी खाने के हिसाब से हम इतना फूड प्रोसेसिंग टोटली गलत कर देते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी 0 हो जाती है और वो सिर्फ टेस्टी बन जाता है. जो बेसिक है उसमें मैं बताना चाहती हूँ कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उनको ओवर कुक नहीं करना है. ओवर कुक करेंगे तो उसका आयरन कंटेंट और बाकी का भी कंटेंट कम हो जाएगा. बहुत बार हम देखेंगे कि राइस जो ओपन पैन में बॉईल करते हैं तो बहुत सारा पानी डाल के उसको बॉईल कर
करते रहते हैं, कोई उसको ध्यान नहीं देता है कि कम चाहिए, कितने मात्रा में चाहिए, तो जो थोड़ा सा B12 B9 रहता है वो भी सब उसमें उड़ जाता है। फिर जो कुछ हम अदर कुछ एक्स्ट्रा ओवर कुकिंग की वजह से, या बहुत बार ऐसे भी मिथ्स है कि कच्चा खाया तो ज्यादा विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो बहुत सारे जो आयरन वाले फूड आइटम्स रहते हैं वो प्रोसेस होने के बाद ही उसका आयरन ओपन अप होता है और एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि टोमेटो है या बीटरूट है, वो अगर आपने थोड़ा सा बॉईल करके ले लिया, टोमेटो तो यूज करते ही है हम, वैसे यूज किया तो कच्चा खाने से उसमें आयरन ज्यादा मिल जाता है, लेकिन बीटरूट तो कच्चा उसका आयरन नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा बॉईल करके या कुछ उसकी रेसिपी बना के आप यूज कर सकते हो। तो फूड प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। राजमा इज गुड सोर्स ऑफ आयरन, लेकिन उसमें इतना स्पाइसी कुछ कुछ डालते हैं तो वो पूरा जो राजमा के आयरन कंटेंट है वो एसिडिटी की वजह से एब्जॉर्ब ही नहीं होते। तो फूड प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन बायो अवेलेबिलिटी, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि पालक पनीर की सब्जी हम आजकल बहुत न्यूट्रिशनल बोलते हैं, पनीर भी है, प्रोटीन भी है, पालक भी है, सब है उसमें ऐसा। तो क्या हो जाता है कि पनीर के साथ जब पालक सर्व होता है या कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल सर्व होता है तो जिंक का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, तो जिंक के डेफिशिएंसी दिखाई देती है। तो ये जो कुछ एक साथ एक जाने वाले सब्सटेंस है जिसको हम फूड इनकॉम्पेटिबिलिटी विरुद्ध अन्न बोलते हैं, कि शिकरण नहीं खाने का है, या कोई भी फल और दूध नहीं खाने का है, या जो कुछ हम बोलते हैं वो उसकी सब जो उसके जो सब इम्पैक्ट्स है वो हमारे टोटल मेटाबॉलिज्म पे, एब्जॉर्प्शन पे और कन्वर्जन पे होने वाले हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा टेस्टी बनाने के चक्कर में हम सब वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अंडरलाइन करने वाली पूरे प्रेजेंटेशन में की बात है कि फूड प्रोसेसेस गुड हेल्दी न्यूट्रिशनल वैल्यू वैसे के वैसे रखने वाले या फिर बढ़ाने वाले होने चाहिए। देन इंट्रिंसिक फैक्टर, तो ये तो सब एसिडिटी और ये सब आपके लाइफस्टाइल फूड हैबिट्स के ऊपर ही रिलेट करते हैं। और इम्पैक्ट ऑफ अदर डिसीजेस वी कैन मिनिमाइज दैट, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है। तो ये जो फैक्टर का ख्याल रखना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो है वो जस्ट डेली रिक्वायरमेंट है, जो आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी में 27 mg पर डे है, और फीमेल 14 to 18 में 15 mg पर डे है, और 18 mg अप टू 50 इयर्स आपके रिक्वायरमेंट है, उतना इंपॉर्टेंट जाना है। तो ये कुछ आयरन रिच फूड आइटम्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट में। एक चीज जरूर बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के सिवा नहीं होता है। अगर विटामिन सी यानी सोर, थोड़ा सा जो टेस्ट के लिए जो सब्सटेंस है, या येलोइश जो कुछ रेड येलो फूड आइटम्स है उसमें विटामिन सी रहता है, तो ये अगर रहेगा तो ही आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप जब आयरन लोगे उस का कुछ डिजाइन करोगे आपके डाइट में, तो विटामिन सी का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर लेमन नहीं मिल रहा है तो कुछ तो सिट्रस फ्रूट है, संतरी मौसमी ऐसा, या नहीं कुछ है तो आंवला पाउडर आप यूज कर सकते हो डेली बेसिस पे। तो आयरन रिच ग्रुप आपने देखा कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटोज, ये भी एक बात बहुत है, बहुत बार हम सबके छिलके निकाल देते हैं, सब निकाला छिलका निकाला, कुकुम्बर लिया उसका निकाला, गाजर का निकाला, तो अनपील्ड पोटैटो गाजर उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। देन फ्रूट्स देखेंगे तो पोमोग्रेनेट में सबसे ज्यादा आयरन रहता है, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, पपाया। सिट्रस फूड इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि उसमें विटामिन सी है जो आयरन को एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट करता है। लेग्यूम पल्सेस में सोयाबीन में सबसे ज्यादा रहता है, राजमा में सबसे रहता है ज्यादा, फिर पीस, लेंटिल्स, ये सब लेग्यूम्स में भी रहता है। ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, पिस्ता, आलमंड, इसमें सब रहता है। नॉनवेज आइटम जो रेड मीट है, लीवर, पर्टिकुलरली फिश एग में रहता है। और ये जो कुछ फूड आइटम्स है उसमें बहुत अच्छा आयरन की मात्रा मिलती है। अमेरंथ, राजगिरा जिसको बोलते हैं, ओट्स, पंपकिन सीड्स, सीजम्स, तिल बोलते हैं, पीनट्स और कैशू नट्स में। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आपका डाइट प्लान अच्छे से बना सकते हो जिससे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। तो कैसे बनाना है? अगर आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, तो आपके ऊपर ही आपके पूरे फैमिली का हीमोग्लोबिन डिपेंडेंट है। तो 3 टाइम्स पर वीक कंपल्सरी लीफी ग्रीन वेजिटेबल लेना है। उसके साथ विटामिन सी वाला कौन सा भी सब्सटेंस, यानी कि लेमन ले सकते हो, आंवला ले सकते हो, या सिट्रस फूड आपको डेली डिजाइन करना है। फिर दिन में एक कौन सा ना कौन सा तो फल जाना चाहिए।
तो सीजनल जो कुछ फ्रूट अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। जो लेग्यूम्स और पल्सेस है वो 3 to 4 टाइम्स पर वीक। और विटामिन सी के सोर्सेज डेली मैंने बताया कौन सा ना कौन सा। तो और ड्राई फ्रूट्स में आप कितना खाना है, ज्यादा ओवर खा के भी कुछ फायदा नहीं है। 2 आलमंड, 2 ब्लैक डेट्स, एक फिग, आधा वॉलनट और 8 से 10 ड्राइड ब्लैक ग्रेप्स आप यूज करते हो। ये ऐसा वर्किंग वुमन के लिए ये कैरी करना भी बहुत इजी है और गुड सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम सब है। नॉनवेज आप 2 to 3 टाइम्स पर वीक ले सकते हो। तो अगर आपको मॉडरेट एनीमिया है या कुछ बॉर्डर लाइन आपका लेवल है 12, 11.5 ऐसा कुछ है आपका, तो आप सिर्फ डाइट से आपका हीमोग्लोबिन या और जो आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, B9 डेफिशिएंसी एनीमिया इंप्रूव कर सकते हो। तो ये कुछ आयरन बूस्टर डाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 2 to 3 ब्लैक डेट्स वेरी यूजफुल। मैंने बहुत पेशेंट्स में उसके अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। देन ग्राउंडनट लड्डू और ब्लैक जगेरी, काला गुल जो आता है उसके साथ, या तिलगुड़ लड्डू, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, या टीनेज गर्ल्स जो है कॉलेज गोइंग को कैरी करना भी बहुत इजी हो जाता है। देन आलू खीर, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कैल्शियम आयरन का। तो आप इसमें का कोई भी सब्सटेंस आपके ब्रेकफास्ट के लिए यूज कर सकते हो। वेजिटेबल सूप है, बीटरूट की खीर, मैंने पहले बताया कि बीटरूट कच्चा खाया तो उसका आयरन कुछ नहीं मिलता है, तो आप ये खीर की रेसिपी है, उससे मिल्क भी मिलेगा, घी भी यूजफुल होगा, जो आयरन ब्रेक डाउन होगा वो अच्छे से अब्सॉर्ब होगा। तो ये एक अच्छी रेसिपी है। देन सबसे सैलड और चैट्स, इसमें चैट्स यानी कि वो पानी पूरी वाला चैट नहीं, तो जो कुछ ग्रीन मूंग है उसका या उसमें डालिम डाल के आप उसका चाट बना सकते हो। देन ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, चारोली जो रहती है उसमें B12 बहुत अच्छा रहता है, आयरन भी अच्छा रहता है। व्हाइट सीसम सीड्स, ड्राइड कोकोनट, ड्राइड डेट पाउडर और ब्लैक जगरे से पाउडर करके आप रख सकते हैं। वो एक चमचा आपने लिया तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर जो गुड प्रोसेसेस मैंने बताया कि अगर आप कुकिंग के लिए या बॉइलिंग के लिए आयरन पैन यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देन ओवर कुकिंग अवॉइड करो। रॉ फूड का मैंने बता दिया है, और विरुद्धांग जो फूड इनकॉम्पेटिबिलिटी उसका भी मैंने बता दिया है। प्रेगनेंसी में स्पेशल केयर करना जरूरी है क्योंकि डिमांड ही बढ़ जाती है, तो आयरन टैबलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब अब हम डाइट से आयरन नहीं मैनेज कर सकते क्योंकि इतना इंटेक हम नहीं लेते हैं, और जितना लेते हैं उसमें का सिर्फ 30% ही एब्सॉर्ब होता है, तो बहुत ज्यादा इंटेक लगेगा तो वो नहीं मैनेज होता है। इसीलिए WHO ने या पूरे नेशनल प्रोग्राम ने ही विटामिन B12 और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन प्रेगनेंसी में देने के लिए बोला है। आयुर्वेदा में क्या करते हैं कि मंथली डाइट डिजाइन करके देते हैं, जिससे इंट्रिंसिक फैक्टर है, बहुत बार नोशिया होता है, ब्लोटिंग रहता है, ये जो सब इंट्रिंसिक फैक्टर जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन कम होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की तरह आयरन टैबलेट की साइड इफेक्ट रहते हैं, वो कम करने का काम वो डाइट मासानुमासिक जो काढ़े रहते हैं वो किए जाते हैं। और योगा प्राणायाम से जो मेटाबॉलिक स्लोनेस होता है वो बढ़ता है। ये कुछ आयरन टैबलेट्स है जो बहुत बार रसायन का काम करती है, अच्छा हीमोग्लोबिन बनाने में काम करती है। तो त्रिफला चूर्ण अगर आप 6 घंटे के लिए पानी में सोख के घी या मध के साथ लोगे तो ये बहुत सादा सिंपल हीमोग्लोबिन बढ़ाने का मेडिसिन है। उसके अलावा बहुत सारे मैंने लिखे हैं, पर ये डॉक्टर के सलाह से ही आपको लेने हैं। फिर हम जो पंचकर्म का रोल देखेंगे, जो तो क्रोनिक जहाँ पे एनीमिया है या क्रोनिक डिसीजेस से एनीमिया है बहुत साल से, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ता है पंचकर्म बस्ती से वगैरह। या फिर थायराइड रिलेटेड जो एनीमिया रहता है उसमें वुमन से वो थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म कम होता है, तो एसोसिएटेड मेटाबॉलिज्म बढ़ने के वजह से जो रूट कॉज है वहां पे ट्रीटमेंट पंचकर्मा से होती है, और एसोसिएटेड फैक्टर्स कम होने के वजह से हीमोग्लोबिन एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा होकर हीमोग्लोबिन की लेवल अच्छी हो जाती है। तो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी बहुत बार पंचकर्मा का अच्छा रोल दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं सम अप करती हूँ, इन्वेस्ट इन आयरन इंस्टेड ऑफ गोल्ड। तो आयरन अच्छा रहना सबसे जरूरी चीज है, और इसका ये एक पिक्चर है। तो आई थिंक मेरा जो कुछ था लेक्चर में बताने का वो हो गया है। तो आपको कुछ क्वेरीज रहेगी तो चैट बॉक्स में आप डालो। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन है जो एनीमिया सर्वे बोल के मैंने एक छोटा सा ये बनाया है, तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में डालती हूँ। तो वो जो लिंक है तो आप वो फॉर्म सिर्फ भर देना,
एक 5 मिनट का ही काम है। हेलो। हेलो। हाँ, मैंने चैट बॉक्स में लिंक कॉपी की है। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक छोटा सा सर्वे है रिलेटेड टू एनीमिया। उससे आपकी एक जो कुछ अंडरलाइन पैथोलॉजी है या कुछ हेल्थ स्टेटस है वो समझ में आएगा। तो वो आप 5 मिनट में फिल करके दे दो, आपको भी एक थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि इतने देर तक हमने क्या सुना और आपके यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो। और दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस रह गए तो आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझे। और एक बात बताना चाहूंगी, आरोग्य मित्र संवाद बोल के मेरा ब्लॉग है, वहां पे भी वुमन हेल्थ रिलेटेड, स्पोर्ट मेडिसिन रिलेटेड आर्टिकल्स है। आप आरोग्य मित्र संवाद .blogspot.com पे जाके वो पढ़ सकते हैं। तो Dr. Gayatri, you have one question. Dr. Pooja is asking how curd affect on iron. ओके, तो जो ये कर्ड रहता है, तो आई थिंक शी इज डॉक्टर, सो मैं यूज कर सकती हूँ। अभिसंधि बोला है, तो उसका डाइजेशन है वो होता नहीं है। वो स्यंदन के अभिसंधि की वजह से जो पूरा डाइजेशन में रुकावट डालता है। आम का अगर डेली लिया तो आम की निर्मित होती है, उससे वजह से डाइजेशन मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है, उसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ओके और मैम। आपने देखा तो जो आयुर्वेदिक कॉजेस है उसमें अम्ल रस बताया है, तो वो भी एक कॉज है जिसकी वजह से एनीमिया दिखाई देता है। ओके मैम, थैंक्स मैम। नेक्स्ट जूही जी पूछ रही है कि प्लीज सजेस्ट व्हाट ऑल मेडिसिन शुड बी गिवन इन प्रेगनेंसी एनीमिया। ओके, प्रेगनेंसी एनीमिया में तो मैंने पहले बताया कि जो हम देखते हैं आयरन सप्लीमेंटेड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ही दिए जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। ऐसे में नहीं बताऊंगी कि आयुर्वेदिक ही लेने हैं, क्योंकि जो टोटल डिमांड है उतना इंटेक हमारा नहीं रहता है। और दूसरी चीज है कि मेटाबॉलिज्म बदल गया होता है हमारे बॉडी का, सो एब्जॉर्प्शन कम होता है फूड आइटम वाले आयरन से। जो एलिमेंट आयरन हम लेते हैं वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि B12 न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी अगर आपका एनीमिया ट्रीट नहीं हो रहा है तो आप धात्री लोह या कुछ अमल की रसायन की तरह दवाइयां ले सकते हैं। और उसमें आपको अगर इडिमा है, पेडोइडिमा और ये सब कंप्लेंट्स, तो आप पुनर्नवा मंडूर ले सकते हो। या योगराज मिश्रण बोल के जो मेडिसिन आया है पांडु की चिकित्सा में चरक में, वो भी आप ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक्स मैम। और ये सब अगर आप जनरल पब्लिक हो तो प्लीज आप किसी वैद्य के पास जाके उसका डोज एंड एवरीथिंग आप समझ के ही ले लेना है। नो सेल्फ मेडिकेशन प्लीज, इवन दो इट इज आयुर्वेदा मेडिसिन। यस यस, क्योंकि मैंने बताया कि केस टेकिंग, कॉज और आपकी जो पूरी पैथोलॉजी है उसको जानने के बाद ही डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। तो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि मैं जनरलाइज आपको बता सकती हूँ, तो प्लीज वो ध्यान में रखना। आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट रहते हैं, और हर एक मेडिसिन हर एक को चलेगा ऐसा नहीं रहता है। Okay ma'am, thank you ma'am. Next question is, can you please give your advice on ready-made gahu satwa? Is it really good? मैं तो ऐसा रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे को तो जो गहू सत्व ने जो चिक बोलते हैं वो खुद निकाल के दिया है, 3 days सोक करके गेहूं और ये सब। लेकिन कोई रिकमेंडेड कंपनी ऐसा मैं नहीं बता सकती हूँ, और मेरा कुछ उसमें एक्सपीरियंस भी नहीं है। Okay ma'am, thank you. Next question is, which brand of Dhatri Loha in Avaleha form would you recommend? नहीं, मैं ऐसा कुछ रेकमेंड नहीं करती हूँ। Dr. Priyanka is asking, she is a ओके doctor. ओके, तो धात्री लोह, क्वेश्चन फिर से रीड करो। Which brand of Dhatri Loha in Avaleha form would you recommend? अवलेह फॉर्म, हाँ, yes. Which brand of Dhatri Loha you prescribe for patients? मैं दूध पपेश्वर का देती हूँ।
और धात्री लोह बागेवाड़ीकर सर का भी आता है, वो अच्छा है, लेकिन ऐसा मैं पर्टिकुलरली नहीं बता सकती कि यही अच्छा है और ये रेकमेंड है, क्योंकि आजकल अच्छे सब ब्रांड के मिल जाते हैं। अवलेह Okay, फॉर्म ma'am. में नहीं अंडरस्टैंड नहीं हुआ मुझे, क्या अवलेह फॉर्म में? धात्री लोह तो टैबलेट मिलती है। Okay, she saw one Avaleha from Nagarjuna company. आई डोंट नो। Okay, okay, ma'am. Can you please show the slide of Ayurveda medicine in anemia? हाँ हाँ, दिस इज स्लाइड बट मेडिसिन्स आर वेरी वेग। अगर कोई लेमैन उसको कॉपी कर रहा है तो मैं बताती हूँ, ये बहुत अलग अलग कंडीशंस पे दिए जाते हैं। Okay, for doctors, we will do one more session. यस यस डेफिनेटली। Okay, ma'am. Next is Gayatri is asking, I am a 7 month pregnant. She is 7 month pregnant, and at a times she can't sleep till 5 a.m. in the morning and feel depressed. Is this because of low HB problem? Because her HB is 9. Okay, just you can note my number and please call me afterwards. I will ask you regarding your total history and I will let you know. Okay, This is Gayatri my ma'am, number. please note her number. Dr. Gayatri, she practices at Dombivli. So Ganesh is asking, Ganesh ji पूछ रहे हैं कि very nice session, but for us like senior citizens should need to be little slower and if possible in Marathi. Okay, okay, I will take care of that next Uh, time. yeah, yeah. So overall, thank you, ma'am, for a nice session. And our next session is on obesity on 6th of September. So please stay tuned with us for next September and hope everyone connect with that survey also. So for the 6th September, we will connect with Dr. Gayatri on the topic obesity and unwanted invitation to other diseases. As soon as I will send you the invitations and all. So and you can connect her on this mobile number also. So thank you, ma'am, once again for a very nice session. Thank you very much. Thank you so Thank you, much. Dr. Shekhar. Okay, okay. Okay, and thank you, audience, also.